नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बनता है और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी है हिमाचल जीके का। यहाँ पर पूछा गया है, व्हेन वाज द फर्स्ट वन डे इंटरनेशनल मैच प्लेड एट धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। तो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था। तो अगर बात करें कि धर्मशाला में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था, तो ये खेला गया था 2013 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से कुछ डिटेल में जान लेते हैं। देखो, ये जो धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो था, एक दिवसीय मैच जो था, वो खेला गया था एग्जैक्टली 27 जनवरी 2013, 27 जनवरी 2013 को खेला गया था। ठीक है, एक तो ये आपको याद रखना है, डेट भी याद रख लीजिए। और खेला किस किस के बीच में गया था, तो खेला गया था ये भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। और उसके बाद जो था वो 20 अक्टूबर 2015 में जो था वो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, और 15 और 18 मार्च 2016 को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो था T20 वर्ल्ड कप मैच जो था यहाँ पर खेला गया था। ये आप याद रखिए। तो ये बेसिक है। 2013 में ये ओडीआई हुआ था और धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था, भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। अब और भी अगर कुछ जाने तो अभी जो है धर्मशाला में T20 वर्ल्ड कप मैच जो है वो हो सकता है, इसकी तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। तो ये न्यूज़ थी और यहाँ से जो करंट अफेयर का क्वेश्चन बना वो भी हमने डिस्कस कर लिया। बाकी देखो, टेलीग्राम अगर आप चलाते हैं तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग अ स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेम ऑफ स्कीम इज। देखो, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक योजना शुरू की गई है, इस योजना का नाम बताइए। तो हिमाचल प्रदेश में ये जो योजना शुरू की गई है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान। ऑप्शन ए, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान जो है इस योजना का नाम है। देखो, पिछले कल हमने गिरिराज पत्रिका डिस्कस की थी, वहां पर हमने इसके बारे में जाना था। देखो, ये जो सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग सिस्टम है, ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत। और अगर और भी इसके बारे में जाने तो इस योजना के तहत अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश में 1,05,218 फार्मर्स को जो है वो लाया जा चुका है। मतलब 1,05,218 फार्मर्स ने इस स्कीम को अडॉप्ट कर लिया है और 50,000 फार्मर्स जो हैं इस योजना के तहत लाए जाएंगे 2021 और 2022 में। अगर बजट की बात करें तो 2021-22 में इस योजना के तहत जो है वो 20 करोड़ रुपए का बजट जो था वो सैंक्शन किया गया है। कितना? 20 करोड़ रुपया। ये भी आप याद रखिए, 20 करोड़ रुपया। इंपॉर्टेंट है ये भी, कई बार बजट भी पूछ ले जाता है, आई थिंक पूछा भी जा चुका है एक आधी बार, तो याद रखिए। तो ये सब प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के बारे में आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच वैली ऑफ किन्नौर इज कनेक्टेड विद उत्तराखंड। विच वैली ऑफ किन्नौर कनेक्टेड उत्तराखंड विद सेवरल पासिस। दो बार बिता गया है यहाँ पर। तो किन्नौर की ऐसी कौन सी घाटी है जो उत्तराखंड को कई मार्गों से जोड़ती है? तो ये बसपा घाटी किन्नौर की ऐसी है जो उत्तराखंड को सेवरल पासिस से जोड़ती है। ऑप्शन बी, बसपा घाटी जो है वो सही आंसर है। अब वैलीज के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हमीरपुर बोर्ड में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, और जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। वैसे तो देखो, वैलीज आपको पता ही होंगी, जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि याद है हमें, परंतु एग्जाम में कई बार भूल जाती हैं, तो रिवाइज करना ज़रूरी है। पहले तो बसपा घाटी के बारे में जानिए। बसपा घाटी को सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है, एक तो ये बात होगी। उसके अलावा पब्बर घाटी के बारे में जानिए। पब्बर घाटी जो है इसको रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात करें और भी इम्पोर्टेंट वैलीज की, तो क्यारदादुन वैली जो है वो कहाँ पर स्थित है? क्यारदादुन वैली सिरमौर में स्थित है और इसको पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। चंबा घाटी जो है इसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है। चंबा घाटी हो गया या फिर रावी घाटी हो गया, एक ही बात है। और सोलन में कुछ घाटियां हैं, जैसे कि दून वैली हो गया, ये सोलन में स्थित है। सपरून वैली हो गया, ये भी सोलन में स्थित है। मंडी की एक वैली है चुहार वैली, चुहार वैली सोलन में स्थित है। इमला बिमला घाटी, इमला बिमला घाटी भी मंडी में स्थित है। ये जो इमला बिमला घाटी है, इसके बारे में एक बार मेंस के एग्जाम में भी आया था कि इमला बिमला घाटी के बारे में कुछ
शब्दों में लिखिए। तो 20 40 50 शब्दों में लिखने के लिए आया था। तो यहाँ से इस तरह से आप याद रखिएगा कि कोई भी वैल्यू आ जाए तो उसके बारे में आपको 40 50 शब्द तो एटलीस्ट पता होने चाहिए, ताकि आप मेंस के एग्जाम में भी लिख सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन रूरल एरिया। ये इन टर्म ऑफ हिमाचल प्रदेश बात की जा रही है। जब मिशन HCS है तो हिमाचल के ही क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये हिमाचल के बारे में बात की जा रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रतिशत की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही आंसर है, 89.96%। ये जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या रहती है। अब ये तो हो गया कि 89.96% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। अब कितने लोग ऐसे हैं हिमाचल में जिनको कृषि या बागवानी पर जो है इसके आधार पर जो है वो रोजगार उपलब्ध है। तो 70% लोग ऐसे हैं जिनको जो है वो एग्रीकल्चर से रोजगार मिला है। अगर बात करें कि एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो एलाइड सेक्टर हैं वो GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो करते हैं 13.62%। ये 13.62% जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ये भी आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ जाता है कि कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन रहता है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एलाइड सेक्टर हैं इसके उनका GSDP में, तो ये रहता है 13.62%। तो ये 2-3 चीज़ें, एक 70%, एक 89.96%, एक 13.62%। ये सब आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है वेयर इज़ अ बीजेत महाराज टेम्पल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो बीजेत महाराज मंदिर हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो ये जो बीजेत महाराज मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, ये सरान में स्थित है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सरेन जो है वो सही आंसर है। ये सरेन चौपाल हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये मंदिर पड़ता है। अगर इस मंदिर के बारे में और भी जाने तो देखो, ये जो बीजित देवता का मंदिर है ये 11वीं शताब्दी में बना था। अब हम कुछ ऐसे मंदिरों की बात कर लेते हैं जो पैगोडा स्टाइल में बनाए गए हैं हिमाचल में और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जैसे कि हिडिंबा देवी मंदिर हो गया, मनाली में है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर हो गया, कुल्लू में है। और इसके अलावा आदि ब्रह्मा टेम्पल कुल्लू में है। पराशर टेम्पल हो गया, सुंगरा माहेश्वर टेम्पल हो गया, ये भी ये किन्नौर में स्थित है। सुंगारा महादेव माहेश्वरा टेम्पल ये किन्नौर में है। तो ये सभी टेम्पल पैगोडा स्टाइल में बने हुए हैं, इनके बारे में एग्जाम में पूछ जाता है। पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में कौन कौन से बने हुए हैं, बिजली महादेव हो गया, श्री गुल देवता सिरमौर में है मंदिर, यहाँ पर ये हो गया। हाटकोटी मंदिर हो गया, काली देवी टेम्पल या इनके मृकुला देवी मंदिर भी हो गया, ये लाहौर में है। और शक्ति देवी टेम्पल छतराड़ी ये भी चंबा में है। तो ये सब मंदिर पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बने हुए हैं। तो ये बेसिक से रिवाइज मैंने आपको करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लेबर ब्यूरो ऑफिस बिल्डिंग वॉज बिल्ट अराउंड 1927-28 एंड इट्स नेम वॉज। तो ये श्रम ब्यूरो कार्यालय है, इसका भवन 1927-28 में बनाया गया था। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम जब आपसे पूछा गया है तो इसका नाम है क्लेरमोंट बिल्डिंग में ये भवन स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था कि लेबर ब्यूरो का ऑफिस कहाँ पर है, तो शिमला में भी इसका एक ऑफिस है और ये क्लेरमोंट बिल्डिंग में है। तो ये क्लेरमोंट बिल्डिंग अभी हो सकता है नेक्स्ट किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। 1927-28 में ये बना था। अब कुछ बिल्डिंग्स के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स आप देख लीजिए। रॉथनी कैसल बिल्डिंग हो गया, ये 1838 में बनी थी। ए ह्यूम के द्वारा यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन का विचार उनके मन में आया था। गॉर्डन कैसल बिल्डिंग 1901-1904 के बीच में बनी थी, नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बनी हुई है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल AG ऑफिस जो है वो स्थित है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग शिमला जो है वो 1882 में कॉनिक कॉटेज आर्किटेक्ट स्टाइल में बनी थी। राष्ट्रपति निवास रिट्रीट भी इसको कहा जाता है, 1850 में बना था। प्रेजेंटली कमांडर हाउस जो ट्रैक है जिसको रिट्रीट भी कहा जाता है। वाइस रेगल लॉजेज जो है ये ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है और 1888 में बना था। और ये जो है 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसे हैंड ओवर कर दिया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को। पंजाब हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया था चंडीगढ़ को 1955 में। पहले ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के पीटरऑफ जो होटल है अभी वहाँ पर होता था। हिप्पा जो है ये हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो बिल्डिंग है इसको 1 जनवरी 1974 में बिल्ड किया गया था। फेयरलॉन्स इस बिल्डिंग का नाम है और इसको कंस्ट्रक्शन की गई थी R डिक्सन के द्वारा। नेक्स्ट में है कि ओक ओवर जो है वो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस है। इंपेरिकल बैंक जो है वो जो इंडिया का उसको डलजर हाउस बिल्डिंग में स्थित था। रविंद्रनाथ टैगोर जब शिमला आए थे तो वो वुडफील्ड बिल्डिंग में ठहरे थे।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड बिल्डिंग। ऑफिशियल रेजिडेंस चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश का जो है उसको आरमस्टेल बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। लेबर ब्यूरो की जो बिल्डिंग है उसको क्लेयरमाउंट बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है और 1927-28 में बनी थी। हेनरी इरविन के द्वारा टाउन हॉल बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्ट किया गया था, डिज़ाइन किया गया था। बार्न्स कोर्ट 1832 में न्यू टॉडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बनी थी। राजभवन भी इसको कहते हैं। रेलवे बोर्ड की जो बिल्डिंग है इसको हेरिटेज हाउस और लोविले हाउस के नाम से जाना जाता है। 1896-97 में बनी थी। प्रेजेंट टाइम में जो सेक्रेटरीट है हिमाचल प्रदेश सरकार का वो एलर्जाइल बिल्डिंग में स्थित है। वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है ये लॉर्ड किचनर के रेजिडेंस रह चुका है। यूएस क्लब शिमला ओरिजिनली रेजिडेंस था सर जेरेमिया बैराट का। गेटी थिएटर शिमला 1887 में बना था। नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में ये बना था। ये सब आप बिल्डिंग्स के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पर पूछा गया है इन विच ईयर वॉज दी ऊना तहसील ट्रांसफर टू हिमाचल प्रदेश। तो ऊना जो तहसील थी उसको हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष जो था वो स्थानांतरित किया गया था। तो इसको कब स्थानांतरित किया गया था? ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, 1966 में किया गया था। 1966 से पहले जो था ये पंजाब के होशियारपुर जिले की तहसील जो था वो होती थी और 1966 से लेकर 1972 तक जो था ये ऊना जो था वो कांगड़ा जिले का भाग रहा और 1972 में जो था वो ऊना को अलग जिले का दर्जा दिया गया था। ऊना शहर जो है, ऊना टाउन जो है, ऊना शहर की नींव जो था वो रखी गई थी बाबा कलाधारी जी के द्वारा। तो ये आप याद रखिए। ऊना में मेले होते हैं जैसे कि बसौली, ऊना के बसौली में पीर निगाह मेला होता है। ऊना के मैडी में बाबा भड़वाक सिंह मेला होता है। तो ये भी आप ऊना के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ईयर फर्स्ट एग्रेशन वॉज मेड बाय द पीपल ऑफ भटियात अगेंस्ट बेगार एंड अनजस्ट रेवेन्यू कलेक्शन। भटियात के लोगों के द्वारा भिखारी और अन्यायपूर्ण राजस्व संग्रह के खिलाफ किस वर्ष आंदोलन किया गया था? देखो इन लोगों के द्वारा 1896 में एक आंदोलन किया गया था भटियात के लोगों के द्वारा। ये आंदोलन क्यों किया गया था? ये आंदोलन किया गया था बेगार के खिलाफ और ये जो विदाउट एनी रीज़न रेवेन्यू कलेक्शन होती थी वहाँ पर, उसके खिलाफ ये एग्रीडेशन हुआ था। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एग्रीडेशन हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनमें जो इम्पोर्टेंट है आंदोलन है वो है नालागढ़ आंदोलन 1877 में हुआ था। भागल विद्रोह 1905 में हुआ था। डोडरा क्वार विद्रोह 1906 में हुआ था। कुनिहार किसाल आंदोलन 1920 में हुआ था। चंबा सेवक संघ की स्थापना 1936 में की गई थी। धामी प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना 1937 में की गई थी। भागल प्रजामंडल 1938 में बना था और कुनिहार प्रजामंडल 1939 में और ढांडरा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो ये बेसिक से आप याद रखिएगा नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है इन विच ईयर मंडी एंड सुकेत डायरेक्टली केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो किस वर्ष मंडी और सुकेत सीधे रूप से जो था वो ब्रिटिश सरकार के अधीन या फिर नियंत्रण में आ गए थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 1846 जो है वो सही आंसर है। 1846 में जो था वो मंडी पर और सुकेत पर जो था वो डायरेक्टली कंट्रोल आ गया था ब्रिटिश सरकार का। देखो अगर मंडी की ही बात की जाए तो उस टाइम मंडी के राजा हुआ करते थे राजा बलवीर सेन। बलवीर सेन जो था मंडी के राजा थे। तो उस टाइम क्या हुआ, महाराजा रणजीत सिंह के पोते थे जिनका नाम था नैनिहाल सिंह। नैनिहाल सिंह ने जो था वो 1840 में जनरल वेंचुरा जो एक फ्रांसीसी थे उनको मंडी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो उन्होंने ये जो कमलागढ़ किले था इसके ऊपर कब्जा कर लिया अपना और 1840 में बलवीर सेन को जो था कैद कर लिया गया था। कैद करके इनको अमृतसर ले जाया गया और अमृतसर में गोविंदगढ़ किले में इनको रखा गया और गोविंदगढ़ किले में रखा गया। फिर उसके बाद इनकी 1851 में मृत्यु भी हो गई थी। परंतु मंडी रियासत जो था वो 1846 में ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई थी। और अगर सुकेत की बात की जाए तो सुकेत के राजा उगरसेन हुआ करते थे। उगरसेन ने जो था वो 1846 में सिखों को अपने राज्य से निकाल दिया था और ब्रिटिश सरकार की अधीनता जो था वो स्वीकार कर ली थी। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पूछा गया है सिंस विच ईयर बिलासपुर स्टेट बिगेन टू कीप इट्स रिकॉर्ड इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो किस वर्ष से बिलासपुर राज्य ने देवनागरी लिपि में रिकॉर्ड रखना शुरू किया? तो बिलासपुर की बात करें कि बिलासपुर ने कब से अपने रिकॉर्ड जो था वो देवनागरी लिपि में रखना शुरू किए थे, तो बिलासपुर ने 1885, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1885 से जो था वो देवनागरी लिपि में रिकॉर्ड रखना स्टार्ट किया था। अगर बात करें कि उस टाइम बिलासपुर के राजा कौन थे, तो उस समय बिलासपुर के राजा थे राजा अमरचंद।
अमरचंद उस टाइम बिलासपुर के राजा थे और अमरचंद के कार्यकाल के दौरान झुग्गा आंदोलन भी था, बिलासपुर में हुआ था। कई बार पूछ लिया जाता है कि झुग्गा आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो झुग्गा आंदोलन बिलासपुर में हुआ था, ये आप याद रखिए। और फिर अमरचंद ने ही ये आदेश दिए थे कि जितना भी कामकाज है उसको देवनागरी लिपि में रखा जाए। तो ये राजा अमरचंद के बारे में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ से याद रखने हैं। और अगर बात करें कि आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, तो वो है वेयर विल शिवधाम बी बिल्ट इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी में शिवधाम कहाँ पर बनाया जाएगा? 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।